हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है कि हम जामिया मिल्लत इस्लामिया का डीएलएड 2025 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। और स्टूडेंट, कुछ पार्ट 5 तक 130 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके थे। ये वीडियो का पार्ट नंबर 6 है, जिसमें आज नेचुरल साइंस के टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि हमने जामिया मिल्लत इस्लामिया डीएलएड हिंदी मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए ही मॉक टेस्ट बनाए हैं, जो कि आपके लिए पेड होंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपके लिए हो सकते हैं। और ये मॉक टेस्ट लेने के बाद जब आप करेंगे तो आपको आपकी प्रिपरेशन का एनालिसिस भी हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो गई है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है, ये आपसे पूछा गया था। ऑप्शन ए अमावस्या, ऑप्शन बी एकादशी, ऑप्शन सी पूर्णिमा, ऑप्शन डी प्रतिपदा। तो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अमावस्या की रात को सूर्य ग्रहण होता है। अच्छा, पूर्णिमा की रात को क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 132 के ऊपर। लेड पेंसिल पर कौन सा तत्व मौजूद होता है, ये आपसे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। आयरन, कार्बन, जिंक या टंगस्टन। तो चलिए मैं इसका राइट ऑप्शन बता देता हूँ। ये होता है आपका कार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी। आयरन के बारे में क्या है कि आयरन का आपको सिंबल पता होना चाहिए। आयरन का सिंबल आपका Fe होता है। जिंक का सिंबल आपको पता ही होगा Zn, और टंगस्टन का सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपका W होता है। टंगस्टन जो यूज होता है बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बल्ब के फिलामेंट के अंदर टंगस्टन का यूज किया जाता है, जो बल्ब का फिलामेंट होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट, हाइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई होने की वजह से बल्ब के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आयरन के बारे में भी बात कर लेते हैं। आयरन का जो इस्तेमाल होता है ये आपके गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, यानी कि व्हीकल्स के अंदर। इसी तरीके से रेलवे जो ब्रिज बनाए जाते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है। आपकी बिल्डिंग वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है आयरन का। और आपका जिंक का इस्तेमाल किस में होता है, तो ये एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो इसको याद रख लेना। एक गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। एक प्रोसेस है जिसका नाम है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोटिंग कर देते हैं जिंक की आयरन के ऊपर, ताकि आयरन जो है जंग लगने से उसको बचाया जा सके, यानी कि कोरोशन से प्रिवेंट किया जा सके। जिंक से जब कोटिंग कर दी जाएगी उसी का नाम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 132 के बाद 133 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय मिश्रण थे, यह आपसे पूछा गया है। ऑयल इन वाटर, गन पाउडर, शुगर इन वाटर या सैंड इन वाटर। 133 का राइट ऑप्शन जो होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का क्या मतलब है, शुगर इन वाटर, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे पहले अगर आपको नहीं मालूम है सजातीय मिश्रण किसे कहा जाता है, तो मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। सजातीय मिश्रण का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कंपोजिशन का जो थ्रू आउट द कंपोजिशन मिक्सचर जो होता है सेम रहता है। जैसे आप पानी के अंदर अगर शुगर डालोगे तो शुगर अगर पूरी तरह घुल जाती है तो पूरे पानी के अंदर, चाहे आप ऊपर से लो, चाहे नीचे से लो, चाहे मिडिल से लो, यानी कि मिठास जो है सब जगह सेम रहेगी। लेकिन अगर ऑयल को वाटर में डालोगे तो ऑयल अलग दिखेगा और वाटर पानी अलग दिखेगा। गन पाउडर जो है पानी के अंदर अगर डालोगे तो गन पाउडर जो है ऊपर की साइड पानी हो जाएगा, नीचे की साइड। इसी तरीके से सैंड इन वाटर, वाटर के अंदर भी सैंड डालोगे तो भी सैंड जो है, मिट्टी जो है नीचे की तरफ बैठ जाती है। तो सजातीय मिश्रण का जो एग्जाम्पल है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शुगर इन वाटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स पूछा गया था, यानी कि ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी प्राकृतिक ऊर्जा, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी कोयला। 134 का राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सौर ऊर्जा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको पता होगा रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है जो नेचुरल सोर्स से आपको मिले और
कभी भी ये ख़त्म ना हो, मतलब हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहे। जैसे सूर्य से जो मिलने वाली ऊर्जा है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, तो ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी मिल कहलाएगी। इसी तरीके से आपकी हवा एनर्जी यानी कि वायु एनर्जी, जिसको वाइंड एनर्जी कहा जाता है, ये भी कभी ख़त्म नहीं होती। हाइड्रो पावर एनर्जी, ये भी कभी ख़त्म नहीं होती। और जियोथर्मल एनर्जी जो कि आपकी अर्थ, आपकी ग्रेविटी से जो मिलेगी अर्थ के द्वारा, ये भी आपको कभी ख़त्म नहीं होगी। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला, ये जो तीनों हैं ये आपके ख़त्म होने वाले सब्सटेंस है, इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है, जो मतलब एक बार ख़त्म हो गए तो फिर बाद में नहीं मिलेंगे। इसीलिए प्राकृतिक गैस का, पेट्रोल का, कोयले का हम यूज़ बहुत ही मतलब लिमिटेड करना चाहिए, जहाँ पर नीड हो वहाँ पर करना चाहिए। जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर भी आपको बताया गया है कि अगर आपको एक जगह पर जाना है और वहाँ पर आपका कॉमन साधन है यानी कि बस जा रही है, तो आप बस का इस्तेमाल करें। अपनी गाड़ियों से मतलब सिंगल आप गाड़ी जा रहे हैं, आप कार लेके जा रहे हैं, तो जो भी आदमी आसपास जा रहे हैं आप ग्रुप बना के चल सकते हैं, तो जिससे पेट्रोल का आपका एक तरीके से पेट्रोल भी बचेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक यानी कि टिश्यू जिम्मेदार है, ये आपसे पूछा गया था। संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या एपिथेलियल ऊतक। तो स्टूडेंट इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का मतलब है पेशी ऊतक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। तो जो भी गति हो रही है शरीर में कौन सी गति हो रही है, जो देखो सही आपकी जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये सब कनेक्टिव टिश्यू की मदद से हो रहा है। ठीक है, यानी कि पेशी ऊतक की मदद से हो रहा है। इसी तरीके से आपसे संयोजी ऊतक भी पेपर में पूछा जा सकता है स्टूडेंट। संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू का नाम दिया जाता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है संयोजी ऊतक। अब कनेक्टिव टिश्यू करता क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ ही आ रहा है, अंगों को जोड़ने का काम करता है, यानी कि अंगों को जोड़ने का काम, कनेक्ट करने का काम करता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, आपको ब्लड को बोन से, ठीक है, मसल्स जोड़ रहा है, ये आपके कनेक्टिव टिश्यू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स पेशीय ऊतक को मैंने वहां पर इंग्लिश में गलत बता दिया था, कनेक्टिव टिश्यू आपका संयोजी ऊतक कहलाता है। और तंत्रिका ऊतक कौन सा कहलाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक को आप नर्वस सिस्टम कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नर्वस टिश्यू कह लो आप, ठीक है, नर्वस टिश्यू। संदेशों का जो भी आदान प्रदान होता है, यानी कि मैसेज का जो भी आदान प्रदान होगा वो नर्वस टिश्यू के जरिए होगा। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है शरीर की सुरक्षा करता है आपको, ठीक है, प्रोटेक्शन देता है। जैसे आपकी त्वचा हो गई, मुंह हो गया, आपका आंख की परत हो जाती है, इसमें एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होता है। तो ये भी आपको स्टूडेंट्स याद रखना है। बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 136 में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। आपसे नहीं है पूछा था, तो जल्दी में कभी कभी आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ये तो आपको पता ही है। फलों का पकना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। लेकिन पानी का बर्फ बनना ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ये क्या है, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूध से दही बनना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अच्छा, फलों का पकना जो है वो कौन से केमिकल की मदद से बनाया जाता है, नेचुरल कौन सा केमिकल है ये आपको बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ। इथाइलिन गैस जो होती है, जो नेचुरली किसको पकाती है, आपकी फलों को पकाने का काम करती है। लोहे में जंग लगता है, आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, आपको पता है लोहे का मतलब आयरन होता है, और रिएक्ट कर रहा है ये ऑक्सीजन से, तो फेरिक ऑक्साइड, पूरी रिएक्शन में नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, फिलहाल के तौर पे बस शॉर्ट में लिख देता हूँ, आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसको रस्ट कहा जाता है, आपका जंग कहा जाता है, ठीक है। और दूध से दही जो बनता है कौन से बैक्टीरिया की मदद से बनता है,
यानी कि कौन सा बैक्टीरिया उसके पीछे का रीज़न है, ये स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ चलते हैं। ध्वनि की गति अधिकतम होती है हवा में, पानी में, स्टील में, निर्वात में। तो 137 का राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी। स्टील के अंदर जितने भी ऑप्शन आपको गिवन है उन सब में अधिकतम जो गति होगी ध्वनि की यानी कि साउंड की, ये स्टील के अंदर होगी। आपको पता है साउंड जो यानी कि ध्वनि जो सबसे ज़्यादा ट्रेवल करता है वो सॉलिड में सबसे तेज करता है, उसके बाद लिक्विड में करता है और सबसे आखिर में गैस में करता है। ये आपको पता ही होगा। निर्वात में यानी कि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं निर्वात जिसको वैक्यूम कहा जाता है, इसमें साउंड ट्रैवल नहीं करता है यानी कि नहीं गति करता है, ठीक है, ट्रैवल नहीं करता है। तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। अच्छा, साउंड सबसे तेज जो गति करता है वो किस में करता है, इसको लिख देता हूं मैं। ये करता है आपका सॉलिड के अंदर यानी कि ठोस के अंदर। कोई भी चीज़ ठोस होगी उसके अंदर साउंड पहले ट्रैवल करेगा, उसके बाद लिक्विड में यानी कि द्रव में, और उसके बाद आपका गैस में। अब गैस कोई सी भी हो सकती है, अलग अलग सॉलिड में अलग अलग स्पीड होगी, अलग अलग लिक्विड में अलग अलग स्पीड होगी, गति होगी, और अलग अलग आपका गैस के अंदर अलग अलग स्पीड होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, ये आपसे पूछा गया है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या नाइट्रो ऑक्साइड। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस जो है आपको सबसे पहले बता दूं, सबसे ज़्यादा मुख्य आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद जो मुख्य मानी जाती है वो मीथेन मानी जाती है। फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, वाटर वेपर और CFC गैस वगैरह भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस की जिम्मेदार मानी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन जो मुख्य जो है मेन जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 139 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया था। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पादप कोशिका या कवक। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब है बैक्टीरिया जो होता है प्रोकैरियोटिक कहलाता है। प्रोकैरियोटिक अच्छा, प्रोकैरियोटिक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर जिसमें ट्रू न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है, मौजूद नहीं होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ठीक। अच्छा, केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती है। DNA जो होता है, इसमें याद रखिएगा आप, DNA जो होता है ये नाभिक क्षेत्र या न्यूक्लियोइड्स में प्रेजेंट होता है। DNA कहाँ होता है, न्यूक्लियोइड्स में, जिसको हिंदी में नाभिक क्षेत्र कहा जाता है, न्यूक्लियोइड्स में प्रेजेंट या होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रोकैरियोटिक का एक और एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। प्रोकैरियोटिक का एक और एग्जाम्पल है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका एग्जाम्पल एक और लिख लो क्योंकि पेपर में आ सकता है। इसका एक और एग्जाम्पल है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स। तो मैंने काफ़ी इंफॉर्मेशन दे दी आपको इसके अंदर। अच्छा, प्रोकैरियोटिक के बाद प्रोटोजोआ, पादप कोशिका और कवक, ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। हम आपके कमेंट का वेट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ चलते हैं। मानव शिशु में लिंग के निर्धारित के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। ऑप्शन ए माता पिता के जीन, या माता पिता के गुणसूत्र, या पिता के गुणसूत्र, या पिता का रक्त समूह। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिता के गुणसूत्र ही जिम्मेदार होते हैं। आपको पता ही होगा मदर के गुणसूत्र में टोटल
एक्स और एक्स होता है, तो इसको मैं बना लेता हूँ, आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर पिता में आपका एक्स वाई होता है, तो अगर ये एक्स इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक्स एक्स बन जाएगा, यानी कि ये फीमेल होगा। ये वाला एक्स इसके साथ रिएक्ट करेगा तो भी एक्स और एक्स बनेगा, ये भी आपका फीमेल होगा। ये वाला एक्स इस वाई के साथ रिएक्ट करेगा तो एक्स और वाई बनेगा, और ये वाला जो एक्स है इसके साथ रिएक्ट करेगा तो भी आपका एक्स और वाई बनेगा, यानी कि यहाँ पर भी मेल, यहाँ पे भी मेल। तो 50% मेल है और 50% फीमेल है, यानी कि एक रेशियो कहा जाता है। और जो जिम्मेदार है मेल और फीमेल के लिए वो पिता के गुणसूत्र है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक का एक उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन जो होगा इसमें इथेन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl कहा जाता है, टेबल सॉल्ट कहा जाता है, और किस नाम से जाना जाता है ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, यानी कि HCl, जो कि पेट में जो एसिड पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। इथेन का फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। इथेन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट C2H6। आपसे मीथेन का भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो मीथेन का जो फॉर्मूला है आपका CH4 होता है, और इसको गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए स्टूडेंट, एक इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि जैसा कि ऑलरेडी आपको पता ही है कि हमारा एक पेड बैच चल रहा था, जिसमें बैच चल रहा है जिसके अंदर हमने DLED और बीएड स्पेशल बीएड नर्सरी की प्रिपरेशन कराई है, और उसके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो गए, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए। अगर आप पेड स्टूडेंट नहीं तो आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि इस क्वेश्चन पेपर को हमने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए सिर्फ, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, जैसे कि हमने कराया है, और बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, तो आप दिए गए नंबर पे आप हमसे व्हाट्सअप करके, लेकिन ये पेड होगा आपके लिए, ये सॉल्यूशन कंप्लीट होगा, पेड होगा। आप दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके पेड सॉल्यूशन ले सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का एक उदाहरण है, यह आपसे पूछा गया है। सूखे फूल पत्तियां, सब्जी के छिलके, थर्माकोल के टुकड़े या कागज के टुकड़े। तो स्टूडेंट 142 का राइट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थर्माकोल के टुकड़े जो होते हैं वो गैर बायोडिग्रेडेबल, यानी कि आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहलाते हैं। अच्छा, ये यानी कि ये बैक्टीरिया के द्वारा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा थर्माकोल के टुकड़े अगर आप ज़मीन में डाल देते हैं तो इसको बहुत आसानी के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म नहीं करते। अब इसी तरीके से सूखे फूल पत्तियाँ जो होते हैं, सब्जी के छिलके, कागज़ के टुकड़े, ये बहुत मतलब आसानी से क्या हो जाते हैं, अपशिष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है, या ब्रेक डाउन हो जाता है इनका। इसीलिए ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आ जाएंगे। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आएगा वो थर्माकोल के टुकड़े आएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। लिटमस पेपर को एसिड में डुबोने पर उसका रंग में क्या प्रभाव आता है, ये आपसे पूछा गया था। अब एसिड में पूछा गया, इस बार हो सकता है आपके बेस में पूछ लिया जाए। तो स्टूडेंट नीले रंग को काले में कर देता है, या नीले रंग को लाल में कर देता है, या लाल रंग को गुलाबी में कर देता है, या लाल रंग को नीले में परिवर्तित कर देता है। आपको सही ऑप्शन जो बताना था वो पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो लिटमस पेपर है, अगर आप उसको एसिड में डुबोएंगे तो नीले रंग को लाल में परिवर्तित करने का काम करेगा आपका एसिड, लेकिन अगर लाल रंग है उसको नीला करने का काम करेगा बेस, जिसको हिंदी में क्षार या क्षार कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट, और बहुत सारे लिटमस पेपर है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक पूरी टेबल हमने अपने सॉल्यूशन PDF के अंदर बना दी है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सॉल्यूशन PDF लेकर उस टेबल को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है? ऑप्शन ए डायनामो, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन डी जनरेटर। तो स्टूडेंट जो बढ़ाने और घटाने का जो काम करता है वो ट्रांसफॉर्मर करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब ट्रांसफॉर्मर भी दो टाइप का है।
एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, यानी कि जो बढ़ाने का काम करेगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और एक होता है स्टेप डाउन। तो स्टेप अप से आप सबको समझ आ ही रहा है, ये वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है, और ये वोल्टेज को क्या करता है स्टूडेंट, घटाता है। ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, घटा रहा है। डायनामो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि डायनामो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डायनामो के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन याद रख लेनी है, समझ लेना है। जो डायनामो है ये मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और इसका जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि ईएमआई है। इसका जो प्रिंसिपल है क्या है स्टूडेंट, ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ये बेस्ड होता है। मोटर से भी पूछा जा सकता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मोटर जो है इलेक्ट्रिकल को आपका मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में जो कन्वर्ट करने का काम करता है वो आपका मोटर करता है। जनरेटर आपको पता ही है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसीलिए शादियों वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 में चलते हैं स्टूडेंट। निम्नलिखित में से किस कारण आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है? तो कौन सा कारण है आपसे ये पूछा गया है। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। क्वेश्चन ऑप्शन में है प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, प्रकाश का विवर्तन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ आपका लाइट का डिफ्रैक्शन, या प्रकाश का प्रकीर्ण यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 145 का स्टूडेंट राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का क्या मतलब है स्टूडेंट, प्रकाश का प्रकीर्ण जो है वही जिम्मेदार है आकाश के नीले रंग के लिए, डिफ्रैक्शन, ठीक है, आकाश का स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्ण। अब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जरूर आप रीड डाउन कर लीजिएगा कि रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से और डिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है। जैसे आपको पता ही होगा रिफ्लेक्शन की वजह से या डिफ्रैक्शन की वजह से, आपको डिफ्रैक्शन की वजह से कौन सा होता है, जैसे सीडी वगैरह में जो कलर नजर आता है वो डिफ्रैक्शन की वजह से आता है। बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। दोनों आंखें खुली होने पर एक सामान्य व्यक्ति लगभग कितना क्षेत्र देख पाता है, ये आपसे पूछा गया, यानी कि कितने एंगल देख पाता है, 120, 150, 180 या 270। अगर किसी की दोनों आंखें खुली है और मतलब ठीक है, तो वो 180 डिग्री का क्षेत्र देख पाता है। ऑप्शन नंबर 100 सी करेक्ट हो जाएगा, 180 डिग्री। स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ। बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है मायोपिया में, ऑप्शन बी में हाइपरमेट्रोपिया में, या ऑप्शन सी में है मोतियाबिंद में, या ऑप्शन डी में है प्रेस बायोपिया में। 147 में राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या मतलब है, प्रेस बायोपिया, इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रेस बायोपिया ऐसा डिफेक्ट है स्टूडेंट जिसमें मतलब किसी व्यक्ति को ना तो पास का क्लियरली नजर आता है और ना ही दूर का क्लियरली नजर आता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंसों का इस्तेमाल किया जाता है, वही बाइफोकल लेंस कहलाता है। अब स्टूडेंट बाइफोकल लेंस तो आपको पता चल ही गया, इसी के साथ साथ आपको मायोपिया के बारे में भी पता होना चाहिए। मायोपिया का जो शॉर्ट नेम है या कॉमन नेम है वो शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस के नाम से ये जाना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। मायोपिया कैसा डिफेक्ट है, एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आपको शॉर्ट साइटेडनेस से आपको समझ आ रहा होगा कि एक व्यक्ति पास का तो क्लियरली देख पाता है, लेकिन जो दूर का है, यानी कि दूर का कोई ऑब्जेक्ट है जो उसको दूर से क्लियरली नजर नहीं आता, उसको धुंधला या ब्लरी नजर आता है। हाइपरमेट्रोपिया इसका उल्टा है। क्या उल्टा है कि उसको पास का नजर क्लियरली नहीं आता, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में दूर का क्लियरली नजर आता है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डिफेक्ट तो आपको पता चल ही गया, ये किस लेंस के द्वारा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया किस लेंस के द्वारा करेक्ट किए जा सकते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे, जिससे
आपके पेपर के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। आपसे पूछा है चिकन पॉक्स किससे फैलता है, वायरस के जरिए, बैक्टीरिया, कवक या कृमि। तो आपको पता ही होगा चिकन पॉक्स के जो फैलने का कारण है वो आपका वायरस है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर वायरस के जरिए चिकन पॉक्स फैल सकता है। बहुत सारी वायरल डिजीज है जो आपके लिए पेपर में आ सकती है। जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे आपको कॉमन कोल्ड होता है, ये भी वायरल डिजीज का एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से इन्फ्लुएंजा, जिसको फ्लू कहा जाता है, ये भी आपका क्या है, कॉमन वायरल डिजीज है। आपका HIV एड्स है, ये भी आपका वायरल डिजीज है। मीजल्स, ये भी आपका वायरल डिजीज है। इसी तरीके से डेंगी या डेंगू, जो भी आप प्रोनाउंस करेंगे इसको, और पोलियो वायरस की थीम आपको बतानी है। किस दिन पोलियो की शुरुआत की गई थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हेपेटाइटिस, ये भी वायरल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज और फंगल डिजीज, ये सब भी आपको पढ़ लेनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोअम डिजीज, ठीक है, वायरल डिजीज, ये सब आपको डायरेक्टली पेपर में पूछी जा सकती है। वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। कोयला किससे बन सकता है, सूर्य के ताप से, चट्टानों से, जीवाश्म से या लावा से। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जीवाश्म से आपका कोयले का निर्माण होता है स्टूडेंट। और जीवाश्म जो है, इनको बनने में काफी टाइम लगता है, हजारों लाखों साल लगते हैं। इसीलिए कोयले को बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। रबी की फसल प्राय किन महीनों में बोई जाती है, ये आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए था अक्टूबर से दिसंबर, बी था अप्रैल से जून, सी था जनवरी से मार्च और डी था जुलाई से सितंबर। 150 का जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अक्टूबर से दिसंबर रबी की फसल बोई जाती है। अब रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर तो बोई जाती है, लेकिन कभी कभी आपसे रबी की फसल का एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है पेपर में। तो जैसे आपका गेहूं है, इसी तरीके से आपका बारले है, ठीक है, रबी की फसल है ये आपके। इसी तरीके से आपका मस्टर्ड है, इसी तरीके से आपका मटर यानी कि पी है, ये सब आपकी रबी की फसल कहलाएगी। अच्छा, खरीफ की फसल भी आपसे पूछी जा सकती है। तो खरीफ की जो फसल है स्टूडेंट, रेनी सीजन में बोई जाती है, यानी कि जून जुलाई वाला जो महीना है, आप ये कह सकते हैं जुलाई से सितंबर आप कह सकते हैं, ठीक है, या जून वाला जो महीना है आप ऐसे कह सकते हैं, जून जुलाई, या किसी किसी बुक में जुलाई सितंबर भी लिखा रहता है। तो वो खरीफ क्रॉप होती है आपकी, ठीक है। खरीफ की फसल जो बोई जाती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रेनी सीजन में बोई जाती है, रेनी सीजन में बोई जाती है। और इसमें कौन कौन सी, अब आपको पता ही होगा रेनी सीजन के अंदर कौन कौन सी फसल बोई जाती है, ये भी आपको पता ही होगा। तो आपको मैं बता दूं, राइस यानी कि चावल, इसी तरीके से आपका मेज, इसी तरीके से आपका कॉटन जो है, कपास, इसी तरीके से आपका जो गन्ना यानी कि शुगर केन, और सोयाबीन भी इसी सीजन में बोया जाता है। तो ये थी डिटेल वीडियो आज की, जो कि साइंस की थी आपकी। और अगली वीडियो में स्टूडेंट हम मैथमेटिक्स के 151 से स्टार्ट करेंगे और 170 तक इस वीडियो को, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट सॉल्व कर चुके होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो पार्ट्स हैं, आने वाली जो भी अपडेट है जामिया से रिलेटेड, वो भी आपको लगातार मिल जाए। और साथ ही साथ आपको हमारा जो एक टारगेट है स्टूडेंट्स, हमारा जो टारगेट है वो क्या टारगेट है, 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट वो तभी पूरा हो पाएगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी अपडेट मिल जाए, जो भी अपडेट हो, लेटेस्ट वीडियोस हो, आपको लगातार उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाते रहे।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोबारा मैं बता देता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए स्टूडेंट्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया।